ग्लोबल पॉलिटिक्स के इंट्रिकेट थिएटर में कुछ रिश्ते अपनी हालिया ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि दशकों के बदलावों के बावजूद अपनी एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ के लिए स्टैंड आउट करते हैं। भारत और रूस के बीच का बॉन्ड ऐसी ही एक पार्टनरशिप का प्राइम एग्जाम्पल है। यह सिर्फ मॉडर्न ईरा के ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी में बना रिश्ता नहीं है। इसकी फाउंडेशंस बहुत पहले रखी गई थीं, जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पर आधारित थीं। दशकों से जब भारत को वेस्ट में कई दरवाजे बंद मिले, तो अक्सर मॉस्को ही एक रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ा रहा, जिसने डिफेंस, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। यह हिस्ट्री उनके करंट टाइज का बेडरॉक बनाती है, एक लेगेसी जिसे कंटेम्पोरेरी जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स या एक्सटर्नल प्रेशर्स से आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। यह लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप अब अपने सबसे सिग्निफिकेंट टेस्ट्स में से एक का सामना कर रही है। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर में डीप डिविजन्स पैदा कर दिए हैं, जिससे देशों को साइड्स चुनने पर मजबूर होना पड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके नेटो एलाइज ने भारत पर इमेंस और कोऑर्डिनेटेड प्रेशर डाला है। उसे मॉस्को के साथ अपने डीप रूटेड कनेक्शंस तोड़ने के लिए अर्जिंग किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने खुद इस कैंपेन के स्केल को स्वीकार किया है, यह कहते हुए कि वॉशिंगटन ने नई दिल्ली को अपने पुराने दोस्त को छोड़ने के लिए मजबूर करने के अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह प्रेशर सटल नहीं रहा है, यह एक रिलेंटलेस डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक ऑफेंसिव रही है, जिसे रूस को आइसोलेट करने और भारत जैसे देशों को वेस्टर्न कैंप में धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंटेंस कैंपेन के बावजूद भारत का रिस्पॉन्स रिमार्केबल रेजिलियंस और स्टेडफास्टनेस वाला रहा है। नई दिल्ली ने लगातार अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज्ड किया है, एक स्टांस जिसके लिए उसे मॉस्को से प्रेज मिली है। भारत सरकार ने इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में फर्म बिलीफ के साथ नेविगेट किया है, जीरो सम गेम में पड़ने से इनकार कर दिया है। यह अप्रोच अपने आप में डिफायंस से पैदा नहीं हुई है, बल्कि अपनी जरूरतों और रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप की हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी के प्रैग्मेटिक असेसमेंट से पैदा हुई है। इस रिश्ते को एक ऐसा बताया गया है जिसने टेस्ट ऑफ टाइम को पार किया है, एक सेंटिमेंट जिसे दोनों तरफ के अधिकारियों द्वारा दोहराया गया है, क्योंकि वे अपने कोऑपरेशन को गहरा करना जारी रखते हैं। इस पार्टनरशिप के खिलाफ अमेरिकी और नेटो का पुश मल्टी फैसेटेड है, जिसमें पब्लिक स्टेटमेंट्स, क्लोज्ड डोर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की थ्रेट शामिल है। वेस्ट से उम्मीद साफ थी, एक ग्रोविंग डेमोक्रेटिक पावर और क्वाड के की मेंबर के रूप में भारत को रूस पर वेस्टर्न पोजीशन के साथ पूरी तरह से अलाइन होना चाहिए। हालांकि भारत की फॉरेन पॉलिसी लंबे समय से नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत से गाइडेड रही है, जो मल्टी अलाइनमेंट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में विकसित हुई है। इसका मतलब है कि अपने हितों की सेवा के लिए सभी मेजर पावर्स के साथ एंगेज करना, बजाय इसके कि एक सिंगल ब्लॉक तक सीमित रहे। इस स्टेडफास्ट पोजीशन ने वॉशिंगटन में कई लोगों को फ्रस्ट्रेटेड किया है, लेकिन यह एक ग्लोबल पावर के रूप में भारत की मैच्योरिटी को अंडरस्कोर्स करता है, जो अपना खुद का कोर्स तय करता है। यूनाइटेड स्टेट्स का दबाव सिर्फ डिप्लोमेटिक परसुएजन से आगे बढ़कर सीधे इकोनॉमिक कोएर्शन के दायरे में आ गया है। अगस्त 2025 में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन में ट्रंप प्रशासन ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% का स्टैगरिंग टैरिफ लगाया। यह एक स्टैंडर्ड ट्रेड मेजर नहीं था, यह एक प्यूनिटिव एक्शन था, जिसे भारत को रूस के साथ अपने कंटिन्यूड ट्रेड के लिए पेनलाइज करने के लिए एक्सप्लिसिटली डिजाइन किया गया था। टैरिफ स्ट्रक्चर में 25% का बेस लेवी शामिल था, जिसके साथ भारतीय रूस के तेल और डिफेंस इक्विपमेंटों की खरीद को विशेष रूप से लक्षित करते हुए एक अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ भी था। यह कदम एक स्पष्ट संकेत था कि वॉशिंगटन अपनी इकोनॉमिक माइट का उपयोग भारत की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए तैयार था। इस अग्रेसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रूस की यूक्रेन में अपने वॉर एफर्ट को बनाए रखने की क्षमता को कमजोर करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में फ्रेम किया गया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कैंडिडली इन टैरिफ्स को एग्रेसिव इकोनॉमिक प्रेशर का एक रूप बताया, जिसका उद्देश्य भारत को लाइन में लाने के लिए मजबूर करना था। लॉजिक सिंपल था, भारत के लिए रूस के साथ बिजनेस करना आर्थिक रूप से पेनफुल बनाकर अमेरिका को मॉस्को के लिए रेवेन्यू का एक वाइटल सोर्स काटने की उम्मीद थी। यह कदम हालांकि
भारत अमेरिका संबंधों पर सिग्निफिकेंट स्ट्रेन डालता है, जिसमें नई दिल्ली इन टैरिफ्स को एक अनफेयर और यूनिलैटरल एक्शन के रूप में देखती है, जो भारत के अपने इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंपल्शंस को डिसरिगार्ड करता है। वॉशिंगटन में फ्रस्ट्रेशन की भावना को यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक जैसे फिगर्स द्वारा और स्पष्ट किया गया। एक पॉइंटेड रिमार्क में उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि भारत जैसा 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कॉर्न क्यों नहीं खरीदता है, जबकि साथ ही अपने गुड्स के लिए अमेरिकी बाजार तक ब्रॉड एक्सेस का आनंद लेता है। उन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड के ट्रम्प मॉडल का आह्वान किया, यह सुझाव देते हुए कि भारत को ऐसे प्यूनिटिव मेजर्स से बचने के लिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर अपने टैरिफ्स को कम करना होगा। यह रेटरिक एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट को उजागर करता है, कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू को एक सिंपल ट्रेड इम्बैलेंस के रूप में फ्रेम करता है और भारत के निर्णयों के पीछे के स्ट्रेटेजिक रैशनल को अनदेखा करता है। भारत के लिए ये टैरिफ सिर्फ एक इकोनॉमिक चैलेंज नहीं थे, बल्कि उसकी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस करने के उसके अधिकार पर एक सीधा अफरंट थे। भारत सरकार ने तुरंत अमेरिकी एक्शंस को अनजस्ट, इलॉजिकल और अनफेयर करार दिया। नई दिल्ली द्वारा एक की क्वेश्चन उठाया गया, भारत को ऐसे हार्श ट्रीटमेंट के लिए क्यों चुना जा रहा था, जब चीन सहित अन्य देश बिना किसी सिमिलर सेकेंडरी टैरिफ्स का सामना किए रूसी तेल की और भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे थे। ये परसीव्ड डबल स्टैंडर्ड केवल भारत के रिजॉल्व को मजबूत करने का काम करता है। इस विश्वास को पुष्ट करता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति शिफ्टिंग और अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी अलायंसेस की दुनिया में पहले से कहीं अधिक क्रिटिकल थी। इमेंस प्रेशर और प्यूनिटिव टैरिफ्स का सामना करते हुए भारत का जवाब साफ और अटूट रहा है। सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि वह ऊर्जा और रक्षा उपकरण वहां से खरीदना जारी रखेगी जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। यह नीति अमेरिका विरोधी भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि अपने 1 अरब 40 करोड़ नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा सुनिश्चित करने की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रेरित है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत का डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल का आयात आसमान छू गया है, जो उसके कुल तेल आयात के एक छोटे से हिस्से से बढ़कर एक सब्सटैंशियल शेयर तक पहुंच गया है, जिसका अनुमान 2024 तक 35 से 40% के बीच है। इस स्ट्रेटेजिक परचेज के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सिग्निफिकेंट सेविंग्स हुई है। डिफेंस पार्टनरशिप भारत रूस संबंध का एक और क्रिटिकल पिलर बनी हुई है। ऐतिहासिक रूप से भारत के मिलिट्री हार्डवेयर का वास्ट मेजॉरिटी रूसी या सोवियत मूल का रहा है। इस कॉन्टिन्यूइंग रिलायंस का एक लैंडमार्क एग्जाम्पल S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। भारत ने 2018 में इस एडवांस्ड सिस्टम की 5 यूनिट्स खरीदने के लिए $5 बिलियन का सौदा किया था, जिसे उसकी डिफेंस पोस्चर के लिए क्रूशियल माना जाता है। जबकि 3 यूनिट्स डिलीवर हो चुकी हैं और ऑपरेशनल हैं, बाकी 2 की डिलीवरी यूक्रेन में युद्ध के कारण डिलेड हुई है। यह डिपेंडेंसी इस बात पर प्रकाश डालती है कि रूस से पूर्ण और अचानक ब्रेक भारत के लिए एक फीजिबल ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यह उसकी मिलिटरी प्रिपेयर्डनेस को सीरियसली कॉम्प्रोमाइज करेगा। अपने हितों के प्रति यह कमिटमेंट भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत में निहित है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि भारत को किसी भी विदेशी शक्ति द्वारा निर्देशित किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपने निर्णय लेने का अधिकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस नीति के एक मुखर समर्थक रहे हैं, लगातार यह कहते हुए कि भारत अपनी जरूरतों को अन्य देशों के जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के अधीन नहीं करेगा। यह सिद्धांत भारत को प्लेटफॉर्म्स लाइक क्वाड के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य वेस्टी भागीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है, जबकि साथ ही रूस के साथ अपने टाइम टेस्टेड संबंध को भी नर्चर्स। ये एक नाजुक लेकिन नेसेसरी बैलेंसिंग एक्ट है। भारत और रूस के बीच सहयोग सिर्फ तेल और वेपन्सों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये पार्टनरशिप वास्तव में मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दोनों देश अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के लिए नए पेमेंट सिस्टम्स विकसित करने, अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या INSTC जैसे वैकल्पिक परिवहन गलियारों की खोज पर
सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन सहित अंतरिक्ष अन्वेषण में जॉइंट प्रोजेक्ट्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग एक ऐसे संबंध की गहराई और चौड़ाई को अंडरस्कोर्स करता है जो भविष्य की ओर गियर्ड है, न कि केवल अतीत में निहित है। यह कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट दर्शाता है कि संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें एक ही मुद्दे से उजागर नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हुए भारत रूस दोस्ती एंड्यूरिंग होने के लिए तैयार दिखती है, मुख्य रूप से क्योंकि यह प्रैग्मेटिज्म और शेयर्ड इंटरेस्ट्स की नींव पर बनी है जो अस्थायी जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स से परे है। यह संबंध शेयर्ड आइडियोलॉजी या फॉर्मल मिलिट्री अलायंस पर आधारित नहीं है, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट की एक स्पष्ट गणना पर आधारित है। भारत के लिए रूस उसकी डिफेंस नीड्स के लिए एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बना हुआ है, अफोर्डेबल एनर्जी का एक रिलायबल सोर्स है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के पक्ष में एक की वॉइस है। एक ऐसा विजन जो भारत की एक प्रमुख बजाय एक सबऑर्डिनेट्स ग्लोबल पावर बनने की अपनी आकांक्षाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। स्ट्रेटेजिक गोल्स का यह कन्वर्जेंस बाहरी दबावों की परवाह किए बिना संबंध को बनाए रखने और पोषित करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके अलावा पार्टनरशिप को रेखांकित करने वाला इकोनॉमिक लॉजिक कंपेलिंग है। द्विपक्षीय व्यापार में नाटकीय वृद्धि जो 2022 से पहले लगभग $10 बिलियन से बढ़कर 2025 तक लगभग 70 बिलियन तक पहुंच गई। इसका एक प्रमाण है यह वृद्धि, जो बड़े पैमाने पर डिस्काउंटेड रूसी तेल की भारत की खरीद से प्रेरित है, ने भारतीय अर्थव्यवस्था को टेंजिबल बेनिफिट्स दिए हैं, जिससे उसे अस्थिर वैश्विक ऊर्जा कीमतों से बचाने में मदद मिली है। चूंकि दोनों देश राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने और वैकल्पिक भुगतान तंत्र विकसित करने के तरीकों की खोज जारी रखते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक निर्भरता और भी मजबूत होने की संभावना है। यह दोनों देशों के भीतर एक पावरफुल कंस्टिट्यूएंसी बनाता है, जिसका एक स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पार्टनरशिप जारी रखने में निहित स्वार्थ है। विभिन्न वैश्विक मंचों पर नई दिल्ली और मॉस्को के बीच राजनयिक और रणनीतिक संरेखण भी उनके रेजिलियंस ऑफ देयर बॉन्ड में योगदान देता है। दोनों देश ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन या SCO जैसे बहुपक्षीय समूहों के प्रमुख सदस्य हैं, जहां वे अक्सर क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक शासन सुधार तक के मुद्दों पर सामान्य आधार पाते हैं। यह साझा मंच उन्हें अपनी स्थिति का समन्वय करने और एक अधिक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में काम करने की अनुमति देता है, जो एक ही शक्ति गुट द्वारा हावी नहीं है। यह राजनयिक तालमेल सुनिश्चित करता है कि उनका सहयोग द्विपक्षीय मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रॉडर ग्लोबल नैरेटिव को आकार देने तक फैला हुआ है, जो उनके संबंधों के स्ट्रेटेजिक वैल्यू को मजबूत करता है। निष्कर्ष में, जबकि आगे का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं हो सकता है। भारत रूस संबंध के मुख्य सिद्धांत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नेशनल इंटरेस्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना इसके भविष्य के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। भारत ने प्रदर्शित किया है कि वह एक्सटर्नल प्रेशर की वेदी पर एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप का बलिदान नहीं करेगा। वह एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट करना जारी रखेगा, पश्चिम के साथ जुड़ते हुए मॉस्को के साथ अपने वाइटल कनेक्शन को बनाए रखेगा। यह स्टेडफास्ट अप्रोच अपने स्वयं के इतिहास और भविष्य की जरूरतों की गहरी समझ में निहित सबसे मजबूत गारंटी है कि भारत और रूस के बीच एंड्यूरिंग पार्टनरशिप आने वाले वर्षों में पनपती रहेगी।